हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हॉरिज़ॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी पुलिस होम गार्ड की जो वैकेंसी आ चुकी है 41,424 पोस्ट के आसपास, मतलब 41,500 के आसपास आप लोग बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये आपका जीएस पोर्शन, तो आप सभी लोग सबसे पहले तैयार हो जाइए जीएस के लिए और कमर कस लीजिएगा अपनी-अपनी जीएस में, ठीक है ना? क्योंकि जीएस के 100 क्वेश्चन आने हैं और 100 नंबर के आने हैं। समय आपके पास 120 मिनट का है। पूरा सिलेबस आपका वही है जो यूपीपी का है। योजनाएँ वगैरह भी इसमें डाली गई हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लासें आपकी यहाँ पर चल भी रही हैं। तो आप सभी लोग एक बार होम गार्ड की वैकेंसी के लिए 41,424 जो पोस्ट आ चुकी है उनके लिए ओटीआर कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो, ठीक है? अगर आप जनरल और ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको 30 वर्ष से अगर 30 वर्ष तक हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं और एससी, एसटी या ओबीसी से आते हैं तो आप 35 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है? तो सभी लोग कमर कस लीजिएगा भाई जी, बहन जी और हमारे छोटे-मोटे सारे नन्हे-मुन्ने साथियों, क्योंकि ये हाई स्कूल 10वीं कक्षा को माना गया। अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं, तो यहाँ आप अपना ये वाला फॉर्म डाल सकते हैं। 25% अनिवार्य, मतलब आपके 100 क्वेश्चन में अगर 25%, ठीक है ना? अब 25 क्वेश्चन सही होते हैं, 25% सही होता है, तो आप मेरिट में हो सकता है मे बी आ जाएँ। मतलब तब आप उसके योग्य होंगे या आपकी कॉपी चेक की जाएगी या आपका नंबर शो करेगा, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है। सिलेबस के बारे में अगर मैं शॉर्ट वीडियो पर दिखाई भी हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाया भी था, जब आपकी कल वैकेंसी आई थी, क्योंकि ये कल की वैकेंसी है, तो उसमें मैंने तुरंत डाला भी था, बताया भी था। तो अब कमर कस लीजिएगा, आपको 100 नंबर का 2 वीडियो आपके प्राचीन इतिहास के और मध्यकालीन इतिहास के ऑलरेडी जा चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक इतिहास के। तो एक-एक करके इसमें इस बुक में जो बुक आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें आपके 6000 से अधिक क्वेश्चन है और इतना अगर आप कर लेते हैं, अब आप कहेंगे क्या इतना सफिशिएंट है? तो नहीं, थोड़ा-सा आपको और जोर लगाना पड़ेगा और वो जोर आप लूसेंट वगैरह से लगा सकते हैं। तो भाई कर लीजिए और योजनाएँ वगैरह करंट से रिलेट करके, हम आपको योजनाएँ आर्थिकी से पढ़ाएँगे भी, अलग से भी पढ़ाएँगे। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, वो आप करते चलें और यूपीएसआई, यूपीपी और यूपी होमगार्ड के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करते चलें, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट से लेटेस्ट आपका एग्जाम जोड़ दिया गया है। जो एएसआई का अभी आपका 2/11/2025 को हुआ था, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, कमर कस लीजिएगा। 41,000 से ऊपर की वैकेंसी है भाई, तो काफ़ी वैकेंसी और काफ़ी अधिक फॉर्म पड़ने वाला है, क्योंकि बेरोज़गारी चारों तरफ एकदम मारा-मारी की तरह फैली हुई है। तो आप सभी लोग जान सकते हैं, तो आ जाइए और हम लोग सीधा चलते हैं कहाँ पर? तो आप कहेंगे वहीं पर जहाँ हमारा ठिकाना है। तो मतलब आपके प्राचीन इतिहास के भारतीय इतिहास के बारे में बातचीत करने के लिए चलेंगे। चलिएगा, तो यहाँ तक हम लोगों ने बातचीत कर ली थी और यहाँ पर आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बातचीत करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं यहाँ से पढ़ने के लिए? और हाँ, आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि इससे बेहतरीन क्लासें अभी आपको कहीं पर नहीं मिल सकती हैं, प्रेज़ेंट टाइम पर। तो आप सभी लोग अपना-अपना एक-एक बहुमूल्य विषय लेकर के और बहुमूल्य टाइम दे करके यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब समय आप बर्बाद नहीं करें, एक भी समय अपना इधर-उधर नहीं लगाएँ, तो तैयार हो जाएँ। चलिएगा, आज हम लोग बातचीत करने वाले आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, ठीक है ना? यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि साइमन कमीशन जिसका भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, किस वर्ष नियुक्त किया गया था? देखिएगा, नियुक्त किया गया था तो 1927 में, लेकिन भारत कब आया था? 1928 में, ठीक है? तो 2 अलग-अलग तरीके से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उनको खास ख्याल रखना। देखिएगा, कहा गया है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी और यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था।
ठीक है, कहाँ पर आया था? भारत आया था। ओके ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। ओके, ठीक है, इतना याद रखोगे क्या? हम्म, इतना याद करते चलेंगे क्या? कहा गया है भारत आयोग का भारत में व्यापक विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। जैसे हमारे घर के लिए, सीधी सी बात समझना, हमारे घर के लिए अगर आप कुछ नियम कानून बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे घर का कोई सदस्य शामिल होना चाहिए ना, तभी आप नियम कानून बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। और अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, यहाँ पर कहा गया है अगला प्रश्न कि भारत का लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के जन्म दिवस पर अभी देखे होंगे कि आपका 150वीं जयंती मनाई गई और इन्हीं के 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे आते हैं, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करते चलना एक एक प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा गया भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बने। सरदार पटेल को यह उपाधि उनके दृढ़ संकल्प, नेतृत्व और भारत के 562 से अधिक रियासतों का एकीकरण करने में अनेक महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था। किसकी उपाधि? लौह पुरुष की। आगे आते हैं, कहा गया द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसकी है? तो आप क्या बोलेंगे कि गांधी जी की है। किसकी है? महात्मा गांधी जी की। ठीक है, किसकी होगी? तो आप कहेंगे, इस पुस्तक का नाम भी याद कर लीजिएगा, पूछी जाती है अक्सर। चलिएगा, अब यहाँ पर कई पुस्तक दी गई हैं, उन पुस्तकों के नाम याद करेंगे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? महात्मा गांधी। द स्पिरिट ऑफ इंडियन का गया नेशनलिज्म, ये किसकी है? तो आप कहेंगे बिपिन चंद्र पाल जी की। और भारत की खोज तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक जी की। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक जी की। अब क्लासों को आप सभी लोग शेयर करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है ना, यूपीपी की तरह, यूपी ट्रिपल एससी की तरह इस बार फिर से बाजी मारने वालों में से हम लोग आ चुके हैं। आगे आते हैं, कहा गया है कि सर्वोदय अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे सर्वोदय अवधारणा की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। सर्वोदय शब्द का अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति है। इस शब्द को पहली बार महात्मा गांधी ने 1908 में कहा गया जॉन रस्किन के राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर ग्रंथ कहा गया अनटू द लास्ट के अनुवाद के शीर्षक रूप में गढ़ा था। यह भारत की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक सामूहिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य समाज को ऐसा रूप देना है जिसमें आर्थिक विषमता, दरिद्रता, शोषण आदि के लिए कोई स्थान न रहे और सभी लोग समान रूप से उन्नति कर सकें। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत की बात की जाती है, ग्रामों को महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि ग्राम को शहर से जोड़ा जाए, ना कि शहर को ग्राम से जोड़ा जाए। गांव को शहर से जोड़ा जाए तो ऑटोमेटिक गांव शहर बनते जाएंगे। लेकिन आज की सरकारें क्या कर रही हैं? आई होप, मुझे वहां नहीं जाना है। आगे आते हैं, कहा गया है भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन कब समाप्त हुआ? तो आप कहेंगे 1858 में। कब? 1858 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1757 में आरंभ हुआ और 1857 की भारतीय विद्रोह के बाद 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? हाँ, हम नहीं बताने वाले, हम बताने तो जा रहे थे लेकिन बताएंगे नहीं, आप सभी लोग कमेंट करेंगे। 1858 में समाप्त हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर और क्राउन के अधीन 1858 में रानी की घोषणा
पत्र के बाद पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। कौन? लॉर्ड कैनिंग बना था। अब जितनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा दी है। आगे, भारतीय इतिहास में तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष होता है? तो भारतीय इतिहास में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। कब होता है? 1932 में। अगर आपसे डेट सहित पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, भारतीय संविधान में पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन की तिथियों के अनुसार बताएं कब कब हुए थे। क्या आप में से कोई लिख सकता है? 1932 में। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 2000 कह रहे हैं 1932 के 32 तक लंदन में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, ये पॉइंट याद करना है। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें? महात्मा गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 1 जनवरी 1931 तक, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 24 नवंबर 1932 से लेकर 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। मैंने आपको डेट सहित भी सारी बातें बताने का पूरा प्रयास किया है। तो आई होप आप ये सारी बातें समझ पाए होंगे। आगे आते हैं। ओके, अच्छा अभी इधर वाले क्वेश्चन ठीक ठीक है ना? चलिए, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ हम लोग आते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किसकी बात कही गई? किस राज्य पर पहले सिंधियाओं का शासन, पहले सिंधियाओं का शासन था? वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे ग्वालियर में। ठीक है। कहा गया रणोजी सिंधिया या सिंधिया वंश के संस्थापक थे रणोजी सिंधिया। सिंधिया मुख्यतः मराठा शासन के अंतर्गत सरदार थे। सिंधियाओं का शासन क्षेत्र मध्य प्रदेश का ग्वालियर था। कहां से? मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। ठीक है, आगे आता है। कहा गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो 1856 में। कब? 1856 में। ठीक है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन 1856 में पेश किया गया था। यह अधिनियम विधवाओं के पुनर्विवाह की वैधता तथा विधवाओं से विवाह करने वाले पुरुषों को संरक्षण प्रदान करना था, यह करता था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के उद्देश्य की पूर्ति में भारतीय समाज सुधारकों का सर्वाधिक योगदान रहा है। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का सबसे ज्यादा योगदान था। किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। कहा गया आयुध फैक्ट्रियां 223 साल पुरानी है, जो आज तक इस प्रकार के सबसे पुराने प्रकार के रूप में विद्यमान है, जिनमें से पहले को अब गन एंड सेल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1801 में किस शहर में हुई थी? तो आप कहेंगे कोलकाता में हुई थी। कहां पर? कोलकाता में। आयुध फैक्ट्री 223 साल पुरानी है, जो आज इस प्रकार की सबसे पुरानी फैक्ट्री के रूप में विद्यमान है, जिनमें से पहली को अब गन एंड सेल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1801 ईस्वी में कलकत्ता शहर में हुई थी। ठीक है। गन एंड सेल फैक्ट्री की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1857 की पहली चिंगारी कहां से भड़की थी? कहा जा रहा है 1857 की पहली चिंगारी कहां से भड़की थी? तो हम कहेंगे बैरकपुर से। कहां से? बैरकपुर से। ठीक है। वर्ष 1857 की पहली चिंगारी बैरकपुर में भड़की। 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर में 34वीं कहा गया बीएनआई के सैनिक मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह में मंगल पांडे ने मेजर जेम्स ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग पर हमला किया।
इसके आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी और यहीं से 1857 की क्रांति शुरू होती है। चलिएगा, आप सभी लोग क्रम से बताएंगे कि कानपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया, इलाहाबाद में किसने किया, बनारस में किसने किया, बिहार में किसने किया, अयोध्या में किसने किया, ठीक है, बंगाल में किसने किया, असम में किसने किया, ठीक है, बैरकपुर तो वहां शुरू। अब बताओ किसने किसने, लखनऊ में किसने किया, कमेंट करके बताएं। ठीक है, कानपुर में इसका नेतृत्व किसने किया, झांसी में किसने किया, हाँ झांसी तो भूल ही गए, झांसी में किसने किया। अब आप लोग क्या बता सकते हो क्या, देखो जैसे कानपुर पूछ लिया जाए तो कानपुर में नाना साहब ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, ठीक है ना, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह, अवध या लखनऊ में बेगम हजरत महल ही थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में भी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे साथ में मिलकर किए थे, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो नाम मात्र का एक नेता रह गया था, इसी 1857 की क्रांति से यहाँ से मुगल शासक भी समाप्त हो गया था। ठीक है, बरेली में खान बहादुर खान जी और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने, ठीक है ना। अगर नहीं याद है तो याद करने का पूरा संपूर्ण प्रयास करो, क्योंकि अब यहीं से सफलता मिलनी है, क्योंकि सफलता के लिए कोई और दरवाजे अब नहीं खटखटाने, यहीं पर आपको पूरी सफलता देने का या दिलवाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। आगे आते हैं, कहा गया है शिवाजी ने मुगलों को युद्ध में हराया। अब शिवाजी की बात आई है, शिवाजी ने किसमें मुगलों को, तो आप कहेंगे सलहेर के युद्ध में। किसके, सलहेर के युद्ध। सलहेर की लड़ाई मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य में 1872 ईस्वी में नासिक जिले में सलहेर के किले के पास लड़ी गई। इस युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। किसको हराया था, मुगलों को हराया था, ठीक है ना। शिवाजी के बारे में कल भी मैंने पढ़ा रखा है, तो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, कब नियुक्त किया गया था। तो आप कहेंगे एकदम सटीक और सही आंसर 1927 है। क्या 1927 में नियुक्ति किया गया था, ठीक है ना, 1927 में। आगे आ जाता है अगला क्वेश्चन, अगला आपका जो है ये कहा गया ब्रिटिश नवंबर 1927 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन भारत में भावी संवैधानिक सुधार पर विचार के लिए किया गया, और इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, है ना, इसीलिए इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। किसका, साइमन कमीशन वापस जाओ। आगे आता है 1764 में बक्सर की लड़ाई होती। किसकी लड़ाई, बक्सर। अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था, अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था, ये पूछा गया है। तो आप यहाँ पर सही उत्तर देंगे मीर कासिम को। किसको, मीर कासिम को। तो 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल बिहार की दीवानी मिल गई, जिससे उन्होंने भारत में अपने मजबूत शासन की नींव रखी थी। कहां से, बक्सर के युद्ध से रखी थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, याद कर लीजिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर वर्ष 1829 में प्रतिबंध लगाया। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए। भारत में शिक्षा की भाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग का प्रस्ताव बेंटिंक और मैकले, लॉर्ड मैकाले के साथ मिलकर पेश की गई थी, ठीक है ना, लॉर्ड मैकाले। आगे आता है, कहा गया किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत होती है, तो आप कहेंगे प्लासी के युद्ध से। किसके, प्लासी के युद्ध से। 1757 में शुरुआत और 1764 के बक्सर युद्ध से पूर्णतया आ जाते हैं भाई साहब ना। कहा गया प्लासी का युद्ध भारत में, ऐसे पढ़ लो, प्लासी का युद्ध कहाँ, प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र में भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना को पराजित किया था।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं, तो आगे 1942 में किसकी बात कही गई? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप क्या बोल रहे? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है ना? तो कैसे याद करोगे? भारत छोड़ो मतलब वापस जाओ, लिनलिथगो, वापस जाओ, भारत छोड़ो, है ना? भारत छोड़ो, लॉर्ड लिनलिथगो, गो, वापस जाओ, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई से की थी। इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से लेकर 1943 तक था। वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। याद करोगे क्या? याद कर लीजिएगा। तो आगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1875 में, ठीक है? अरे 1920 में। कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1920 में, ठीक है ना? 1920 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में, और इसकी इस 1875 में इसकी स्थापना सर सैयद अहमद, यहां पर नाम बदल गया, अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये पूछा गया है, बताएं कब हुई? आप कहेंगे 1920 में, 1875 में, और आपके कहा गया सर सैयद अहमद, और आपके एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना किए थे, ठीक है? और इसको बदला गया 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में। ओके, तो 1875 वाला नहीं, 1920 वाला यहाँ पर घुमा के प्रश्न पूछ लिया गया है। आ जाइए, कहा गया आपके द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मद या आपके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के रूप में हुई थी, ठीक है? स्कूल के रूप में हुई थी, ये बात याद रखना है ना? सर सैयद अहमद खां अपने जीवन के 2 लक्ष्य बनाए। प्रथम, अंग्रेज सरकार और मुस्लिमों के बीच संबंधों को ठीक करना एवं द्वितीय, मुसलमानों को अधिक शिक्षा का प्रचार करना, ठीक है? आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में शुरू किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे क्रिप्स मिशन के जवाब में। किसके? क्रिप्स मिशन के जवाब में। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन की घोषणा आपके चर्चिल द्वारा 11 मार्च 1942 को हुआ था। यह मिशन भारत में 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन था? तो चंपारण। कौन सा था? तो आप बोलोगे चंपारण। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला उदाहरण चंपारण या बिहार था। यह सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था। यह नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे तिनकटिया पद्धति भी कहा गया। क्या? तिनकटिया पद्धति। मतलब एक बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? तो 20 बिस्वा होते हैं। एक बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? तो आप जानते हैं 20 बिस्वा। तो ये अनिवार्य था कि 3 बिस्वा में आप नील की खेती करें और तय दामों के अनुसार उन्हें बेचें, कि मतलब खेती करें नील की और उन्हें 500 रुपए व 1000 रुपए केजी के अनुसार बेचे। तो नहीं होता था इतना ना, इसलिए इसका विरोध किया गया और महात्मा गांधी आए और इसका सफल परीक्षण या सफल उदाहरण बना। कौन? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है? कहा गया भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त करने की घोषणा किए थे? किस वर्ष किए? बताओ भाई। अब यहाँ पर कौन कौन सही आंसर से बता सकता है? स्वतंत्रता प्राप्ति की थी, तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1947 को। भारत ने ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति की थी, इसलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो ब्रिटिश शासन से मुक्त होने और एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रतीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, बताएं आप सभी लोग कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? जल्दी से। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है ना? लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ
और जब हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए तो इसके बाद तक लेकिन पहला स्वतंत्रता दिवस हम लोग 26 जनवरी 1930 को ही मनाए थे। तब गणतंत्र दिवस नहीं कहा जाता था, गलती मत करना, ठीक है ना। तब स्वतंत्रता हम लोग मनाए थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र होते हैं और इसी दिन को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। उस दिन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित भी किया था और कई आधी रात को संसद में भाषण भी दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। लेकिन पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, उस दिन से हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में जानने लगे, ठीक है। आगे आते हैं, कहा गया 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। 1928 में बारडोली सत्याग्रह किसका? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारडोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था। क्या था? एक किसान आंदोलन था जिसका उद्देश्य अकाल और बाढ़ से प्रभावित किसानों पर लगाए गए बढ़ाकर बढ़े हुए टैक्स का विरोध करना था। और दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसकी? सरदार की उपाधि मिली थी। तो सरदार की उपाधि किसने, अगर पूछ लिया जाए कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो क्या बोलोगे? सीधी सी बात है, आप बोलेंगे कि बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी के सहयोग से, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए सरदार की उपाधि किसने दी थी और उसमें बारडोली की महिलाएं ऑप्शन में ना हो और महात्मा गांधी ऑप्शन में चमक रहे हो, तो भाई महात्मा गांधी बोलोगे। क्या बोलोगे? महात्मा गांधी बोलोगे, ठीक है, ठीक है ना। आई होप ये डाउट भी अभी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी। कहा गया महात्मा गांधी ने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था। किसमें? वर्धा योजना, ठीक है। अगर मैं कहूं कि महात्मा गांधी के द्वारा हुए जितने भी आंदोलन थे उनको क्रम से बताएं, 1917 से लेकर के जितने भी किए, कोई बता सकता है? लिखें, 1917 से लेकर के जितने भी आंदोलन हुए, कोई है ना, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, है ना, असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये कुछ प्रमुख हैं जो आपको याद करके रखना। आगे आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्या बोलोगे? 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। बंबई में हुई थी। कहां पर? आप कहेंगे गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बंबई में हुई थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों या 72 प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे हैं। आगे आ जाओ भाई, चलिएगा। कहा गया ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने और एवं उनके पक्ष को रखने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में की गई थी। तो पहले अध्यक्ष या पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। अब कई प्रश्न है, लेकिन आप लोग इन सभी प्रश्नों के आंसर्स किया करो, तब तो मेरे प्रश्न करने भी जायज है ना। अब ये कोई लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं आपसे प्रश्न करूं आप लोग कमेंट करें, लेकिन आपको रिकॉर्ड क्लास दी जा रही, उसके लिए भी आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर दिया करो अगर पूरी क्लास देखते हो तो। अभी तो आप इन क्लासों को इग्नोर करेंगे कि अभी कौन सा एग्जाम है, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो आप इन क्लासों का आनंद भी लेना शुरू करेंगे। चलेगा,
अगर पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि किस आंदोलन किस, हाँ पहले इतना बता दो, फिर जैसे कि पूछ लिया जाए किसमें जनगण मन गाया गया, किसमें राष्ट्रगान गाया गया, ये अलग अलग पूछे जाते हैं, किन किन अधिवेशनों में कुछ यूनिक अगर हुआ है, तो इसीलिए इन सब के लिए आपको लूसेंट पढ़नी है। बाकी इस पुस्तक में जितना कुछ है वो, और साथ में जितना हम बता सकते हैं उतने हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया? तो आप कहेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार में। ठीक है ना। अब जलियांवाला बाग कब नरसंहार कब हुआ? तो आप कहेंगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। ठीक है। अब बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। कामागाटा मारू हादसा कब होता है? 1914 में। लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज कब हुआ? 1928 में, जब साइमन कमीशन भारत आया था उसी वक्त, उसी में हुआ था। अब यहाँ पर आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलियांवाले बाग नरसंहार के बाद किसने किसने अपनी उपाधि को त्यागा था और कौन कौन सी उपाधि थी? बताए, कोई बता सकता है? यहाँ पर लिख दें हम, कौन कौन बता सकता है? क्या बोलोगे? अरे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है ना, इससे लिखा ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों, हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और आपके सर शंकर नायर ने जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। कौन? सर शंकर नायर जी ने। किससे? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। याद रखोगे क्या? वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। किसने? शंकर नायर जी ने। याद कर लेना। आगे आते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खां से कम 5 फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पता है? कहा गया खुदाई खिदमतगार का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा में शामिल होने के बाद खुदाई खिदमतगार की स्थापना भी की है। इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किसके? लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से। इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। अहिंसक नेता या आपके भारत विभाजक का विरोध भी किए थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न वह पहले गैर भारतीय थे जिन्हें 1927 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कब? 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। आगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किए थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। ठीक है। तो आगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किए थे। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न कब दिया गया था, देखिए जल्दी से, कब दिया गया था, तो क्या बोलोगे? तो मरणोपरांत दिया गया था। अभी आपका लेटेस्ट है, 2014 में दिया गया था। कब? 2014 में। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जनवा। कौन था? लॉर्ड कर्जनवा। ठीक है ना। इसको तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, इसको तो मेरा पढ़ने का कभी मन न करता है ना। कहा गया लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 में किया था। और कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे।
20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ठीक है, अच्छा 16 अक्टूबर 1905 को जब आपके बंगाल विभाजन एक्टिव हुआ तो उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर को बताएंगे 16 अक्टूबर को जल्दी से। हम्म 16 अक्टूबर को किसके रूप में मनाया गया ये पूछ रहे हैं हम। शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है, आ जाओ भाई। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? पता है 1922 में असहयोग आंदोलन को ही स्थगित कर दिया गया था, किसके द्वारा? तो आप कहेंगे चोरी चौरा की हिंसक घटना के लिए। कौन सी? आप कहेंगे चोरी चौरा की हिंसक घटना के लिए। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को होता है। आगे आते हैं। ओके, 5 फरवरी 1922 को होता है। ठीक है ना, चलो तो यहां पर आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। कहा गया चोरी चौरा घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चोरी चोरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा, वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को कुछ आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। और इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, अगर मैं कहूं कि असहयोग आंदोलन के दिन किसकी मृत्यु हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? कमेंट करो। अगला आता है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो 1905 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1905। बाल गंगाधर तिलक की, वेरी गुड, सभी लोग यही विचार कर रहे हैं ना, बाल गंगाधर तिलक की। कहा गया 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा की। पूर्वी बंगाल, असम एक भाग, और शेष बंगाल दूसरा भाग। जो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ। इसमें पूर्वी बंगाल विभाजन का मुख्य कारण कहा गया अशिक्षित मध्यम वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को नष्ट करना था, जिनमें बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग सबसे प्रमुख थे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। कहा गया 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया? बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, कई बार हमने खुद बता रखा है। तो आपके कॉलिन मैकेंजी को। ठीक है, 1815 में कॉलिन मैकेंजी भारत के पहले कहा गया आपके सर्वेयर जनरल या महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 1815 से लेकर के 1821 तक इस पद पर रहे। भारत के सर्वेयर जनरल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। कॉलिन मैकेंजी को 1810 में मद्रास प्रेसिडेंट का कहा गया सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, लेकिन 1815 में इन पदों को समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 में बंगाल प्रेसिडेंट के सर्वेक्षण करने के लिए जेम्स रेनल की नियुक्ति की थी। किसकी? जेम्स रेनल की नियुक्ति की थी। अगला आता है, कहा गया निम्नलिखित में से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? तो आप कहेंगे भारत का व्यथित या आपके सिस्टमेटिक विऔद्योगीकरण था। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। उपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम भारत का व्यतीत या सिस्टमेटिक व औद्योगिकरण था। विऔद्योगिकरण का अर्थ किसी देश या क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलापों का क्रमशः कम होना है। विऔद्योगिकरण में विशेषतः भारी उद्योगों या निर्माण उद्योगों में कमी आती है। अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सूरत बंदरगाह आपके 1608 को 24 अगस्त 1608 को हुआ और अंग्रेजों द्वारा उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक
व्यापार करके यहाँ से पैसा हड़पना था और ये भारत को धीरे धीरे अपना उपनिवेश बना लिए। सबसे पहले अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1609 जहांगीर के दरबार में आया था। कब? 1609 जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, तो अंग्रेज क्या, देखो सीधी सी बात है, आप अपने घर में अगर किसी अन्य को रख रहे हैं और धीरे धीरे सारे फैसले उसी के मुंह से सुनना चाहते हैं या उसी के हाथ से लेना चाहते हैं, तो वो आपको एक दिन आपके ही घर से निकाल देगा और वो उस अपने आपके घर को वो अपना घर बना लेगा। ठीक है ना, ये आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ तो भाई, वही हाल अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ किया था। ठीक है, कहा गया किस पुर्तगाली ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर नीति, शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति को शुरू किया। बार बार 1900 निकल जा रहा है। 1505 ईस्वी को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भेजा गया और उसके ब्लू वाटर नीति का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करना था। अब जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में हमने नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो अगर कोई उधर से आएगा तो जाहिर सी बात है उनसे टैक्स लेते थे। जैसे अकबर ने पहली बार समुद्र ही देखा था, तो जाकर अकबर ने भी शांत जल की नीति या आपके नीले पानी की नीति या आपके ब्लू वाटर नीति में जाकर के कर दिए थे। कौन? अकबर भी। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर आपके मसूलीपट्टनम में किला बनवाया? तो आप कहेंगे डचों ने। किसने? डचों ने। अगर पूछ लिया जाए कि डच भारत कब आए थे, भारत कब आए, बताएंगे? डच भारत कब आए थे? क्या लिखोगे? 1600 ईस्वी के आसपास आए थे। ठीक है, 1600। ठीक है, 1600 के दशक की शुरुआत में भारत आए और आप देखो कभी कहीं कहीं 1602 भी मिलता है। 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी लगाई थी, है ना। 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया गया था। वही बात यहाँ पर पूछी जा रही है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम शहर कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ कहा गया फिश हार्बर टाउन है। इस शहर की उपस्थिति का संकेत सबसे पहले ग्रीक पुस्तक कहा गया आपके पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्रकाशित हुआ। यूरोपीय डचों ने 1605 में कहा गया कुतुब शाही सुल्तान के तहत बंदरगाह पर अपना व्यापारिक डेक शुरू किया और किले का निर्माण करवाया। भारत में यूरोपियों के आने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, याद रखेंगे, याद कर लो इनको। अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी ना छूटे तो इन्हें याद करते चलो। अगला क्वेश्चन है कि गांधी और अंबेडकर के बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? देखो हुआ 1932 में ही था, सब वही है। 19 जुलाई 1932, नवंबर 1932 और अगस्त 1932, सितंबर 1932, लेकिन सही आंसर यहाँ पर सितंबर 1932 है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को, डेट भी याद कर लो, पूना समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में कुछ प्रमुख प्रावधान भी शामिल थे। कौन कौन से थे देख लीजिएगा। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा आपकी व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, कहा गया प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई। इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। आगे का आगे केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये चीजें आपके पूना पैक्ट में रखी गई थी गांधी जी और आपके भीमराव अंबेडकर के बीच में। देखिए, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी का
उद्देश्य एक ही था, विचार अलग अलग थे। जैसे तीनों गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग केवल 2-3 गोलमेज सम्मेलन में लिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, या भाग लिए भी, पूछा भी जाता है, ठीक है। और लेकिन विचार, मतलब विचार अलग अलग थे, लेकिन उद्देश्य एक ही था, भारत को आजादी दिलाना। क्या? भारत को आजादी दिलाना। आगे आते हैं। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। इतना हाईलाइट करने की जरूरत ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाओ, कहा गया है लॉर्ड कैनिंग 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग वर्ष 1856 से लेकर 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के बाद ये क्या बने? तो आप कहेंगे क्या पहले वायसराय बने। आगे आते हैं। सभी लोग अपना अपना सेशन। पहले भारत के पुनर्गठन की कार्यवाही लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हुई थी। उसके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कहा गया पोर्टफोलियो प्रणाली आई या विभागीय व्यवस्था की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय। व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय दिया गया लॉर्ड कैनिंग के समय। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय। भारतीय दंड संहिता 1858 आती है लॉर्ड कैनिंग के समय। तो इनको याद करना बिल्कुल भी ना भूलें आप सभी लोग, ठीक है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी लोग इनको देखते चलें और करते चलें और बताते भी चलें क्या सही उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे आते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर अपना अपना उत्तर देते चलें। ओके, चलिए आगे आते हैं। आप सभी लोग अपना अपना यहाँ पर उत्तर देते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 175 का सही आंसर क्या होगा बताएंगे कि 1927 में ब्रुसेल्स में आपके उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयों के सम्मेलन। आइए क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ चलते हैं। 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयों या आपके राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुआ था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कहा गया 1927 में ब्रुसेल्स सम्मेलन में जर्मन कम्युनिस्ट और आपके वर्कर्स इंटरनेशनल रिलीफ के अध्यक्ष विली आपके कहा गया मुंजेनबर्ग ने साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग की स्थापना की पहल की। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चट्टोपाध्याय है ना, आपके वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय शामिल हुए थे। 175 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 175 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों में पुनर्मिलन हो गया था? तो लखनऊ अधिवेशन में। कहां पर? लखनऊ अधिवेशन। गरम दल और नरम दल यहाँ पर क्या हो गए थे? एक हो गए थे। अगर पूछ लिया जाए कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो कमेंट करके बताओगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 दो गुटों नरम दल और गरम दल के पुनर्मिलन, है ना, के लिए प्रसिद्ध है। कहा गया सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ। स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन एवं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गरम दल तथा नरम दल में काफी मतभेद था। उग्रवादियों ने सूरत कांग्रेस का पहला अध्यक्ष लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक को और बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहा, परंतु उदारवादी दल ने डॉक्टर रास बिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिवेशन से पूर्व दोनों दलों में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मतभेद हो जाने के परिणाम स्वरूप कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया। एनी बेसेंट ने कहा कि सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी सुखद घटना है। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे आते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? कब शुरू हुआ? तो 1951 में। अरे अभी आरओ के पेपर में भी ये छपा था। यूपीएसआई 2021 में भी छपा था। क्या पता यूपी होमगार्ड यूपीएसआई 2025 यूपीपी 2025 में भी आ जाए, तो कमर कस लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। भूदान आंदोलन 1951 तेलंगाना के
पोचमपल्ली से विनोबा भावे द्वारा आरंभ किया गया था। इस आंदोलन के तहत आवश्यकता से अधिक भूमि रखने वाले जमींदारों को भूमि दान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिनके पास बहुत भूमि थे और जो भूमिहीन थे उनको दान करने की बात कही गई थी 1951 में, ठीक है ना। और इसी में देखेंगे 1951 में आपके विनोबा भावे जी हैं, याद रखना भूमि दान से संबंधित है। 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती, भूमि सुधार आंदोलन 1952 में, 51-52 में, ठीक है ना, उसमें भी यही जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने की बात कही गई थी, ठीक है। आगे आते हैं 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे भाई। कौन? पुर्तगाली। कहा गया यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा 20 मई 1498 भारत के पश्चिमी तट पर कालीकत पर पहुंचकर किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्को डी गामा का स्वागत अभिनंदन किसने किया था कालीकट पर, बताएं क्या बोलेंगे? कोई बता सकता है क्या? किसने किया था? जमोरिन ने। याद रखना इनका नाम पूछ लिया जाता है कभी कभार जमोरिन का, ठीक है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना और पढ़ना भी। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 179, ठीक है। कहा गया 1951 में ओके 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन का क्या नाम दिया गया था? तो भूदान आंदोलन। अभी जस्ट इसी के बारे में बात हुई। भूमिहीन लोगों को स्वेच्छा से अपनी भूमि का 1% कितने प्रतिशत? 1% उपहार देने के लिए मनाने का प्रयास। कहा गया सर्वोदय आंदोलन 1951 विनोबा भावे और ग्राम स्वराज और खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में शुरू होता है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है तो जल्दी से ले लेते हैं, ठीक है। देखेंगे कहा गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 दिल्ली में की थी और 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला जी को बनाया था। अध्यक्ष किसे बनाया था? और दो बातें यहाँ पर के भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने किया, लेकिन अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया था। इसे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नाम से भी जाना जाता है और इस संघ का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता का मुकाबला करना था। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया? तो 1928 में आया। कई बार ये चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, 1928 में, ठीक है। तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को 7 ब्रिटिश सांसदों के समूह से, कितने? 7 ब्रिटिश सांसदों के समूह, जिसका मुख्य उद्देश्य मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। किसकी? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कब? 3 फरवरी 1928 को भारत आया और कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीय आंदोलनकारियों द्वारा इसका विरोध किया गया और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लजपत राय जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में वे बुरी तरह घायल हुए। अंततः 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की अंतिम कील बनेगी। जितनी भी लाठी चली, उन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं ना कि एक उनके ऊपर लाठी बरस रही थी और उनकी डेथ भी हो गई। तो जब लाठियां बरस रही थी उस समय जब घायल हुए तो कहे कि मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की अंतिम कील मानी जाएगी या बनेगी, ठीक है। वही हुआ अंत में। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष या ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया था, किसने किया था? टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने, सफदरजंग ने या आपके कहा गया सादत खान ने? तो आप कहेंगे यहाँ पर टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना 1794 में
फ्रांस के कहा गया रिपब्लिकन अधिकारियों ने टीपू सुल्तान के सहयोग से किए थे। टीपू सुल्तान आपके जैकोबिन दल का सदस्य भी था, याद करना। जैकोबिन क्लब ऑफ मैसूर भारत में बनने वाला पहला क्रांतिकारी रिपब्लिक संगठन भी था, ठीक है ना, ये भी याद करके रखोगे आप सभी लोग। आगे आते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष में देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। सभी लोग क्या तैयार हैं? अब आगे चलते हैं हम लोग और अगले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष कुछ इस तरह का इस तरह है। और भाई फटाफट सभी लोग सेशन को शेयर लाइक जरूर कर देना क्योंकि आप सबके लिए बड़ी मेहनत के साथ ये क्लास तैयार की जा रही है। अगला प्रश्न है कि 1930 में 1930 में कब 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप कहेंगे लंदन में। कहाँ पर? लंदन। अच्छा, लंदन किस नदी के तट पर है? कमेंट करना जरा सा। कहा गया है कि नमक सत्याग्रह के बाद अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनकी सत्ता ज्यादा दिन भारत में नहीं टिकने वाली है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में कराया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसके कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन निरर्थक साबित हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहा गया आपके अल्बुकर्क ने गोवा को से अधिकृत किया, तो किससे? तो बीजापुर के सुल्तान से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब अल्बुकर्क ने गोवा को अधिकृत किया तो बीजापुर का सुल्तान कौन था? कमेंट करो। बीजापुर का सुल्तान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ना। तो यूसुफ आदिल शाह था। कौन था? यूसुफ आदिल शाह था, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। कहा गया है यहाँ पर कि अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से अधिकृत किया। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा की विजय और 1511 में मलक्का पर कब्जा किया। कहां पर? 1511 वाला भी याद रखना है। मलक्का पर कब्जा करने सहित कई लड़ाइयों में पुर्तगाली सेना का नेतृत्व किया। अपने जीवन के अंतिम 5 वर्षों के दौरान वह प्रशासक बन गया। दूसरे गवर्नर जनरल के रूप में दूसरे गवर्नर पुर्तगाली के रूप में उसके द्वारा किए गए काम पुर्तगाली साम्राज्य की लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण है। 1510 में गोवा आपके पुर्तगालियों के अधीन हो गया था। कब हुआ था? 1510 में। यहाँ का जो बीजापुर का सुल्तान था वो यूसुफ आदिल शाह था और 1961 में इसे इन्होंने छोड़ा। जब हम लोगों को पढ़ाया जाया करता था कि 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, तो हम लोग सोचते थे कि अंग्रेज का है, बात कही जाती बार बार कि अंग्रेजों से आजाद, क्योंकि तब तक पुर्तगाली और फ्रांसीसी कुछ यही तक बने रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखोगे कि 1961 में गोवा को छीना गया था। कब? अब पुर्तगालियों से, या पुर्तगालियों ने गोवा को 1961 में दिया। 1961 से लेकर 1987 तक गोवा एक यूनियन टेरिटरी बना रहा है या यूटी रहा है। 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे आते हैं। कहा गया किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई जी थी। आगे बढ़ते। कहा गया रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था, ये बात भी पूछी जाती। उनके पिता का नाम आपके मोरोपंत तांबे तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका। इन पर एक पिक्चर भी बनी हुई है आपकी मणिकर्णिका पर ना, जिसमें आपकी कंगना रनौत जी ने बहुत अच्छा रोल भी प्ले किया है। उन्हें बचपन में मनु कहकर पुकारा या कहा जाता था। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई और 18 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। अब 1857 की क्रांति में उत्तर भारत ने तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, लेकिन दक्षिण भारत मठाधीशी की तरह बैठा रहा। इसीलिए हम लोग वहां पर बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे या हम अपने भारत को स्वतंत्र नहीं करा पाए थे, ठीक है ना, याद रखना। आगे आते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहां पर हुआ था? तो देहरादून में। तो ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 के देहरादून में हुई थी। इसे पहली बार 1878 में फॉरेस्ट स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अब
आपका कहा गया ICFIRI है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ICFRI का फुल फॉर्म क्या होगा, बताएंगे। एक संस्थान भी है। निम्नलिखित भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे, तो आप कहेंगे विनोबा भावे जी थे। कब शुरू किया गया था भूदान आंदोलन, आप कहेंगे 1951 में। कब, 1951 में। CIFRE का फुल फॉर्म, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री का अगर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, ये आपकी बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की और वहीं से ली भी गई है, तो इसलिए उस पर इसका लोगो भी है। भूदान आंदोलन के अग्रणी आपके विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1951 में आपके पोचमपल्ली गांव से हुई। यह आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में है। कहां पर, नलगोंडा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए, तो सूरत विभाजन से। कब, सूरत विभाजन से, ठीक है, याद रखना है। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। इसे सूरत विभाजन कहा जाता है। सूरत विभाजन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए 5 गर्म दल के नेता के नाम और 5 नरम दल के नेता के नाम बताएं, कौन कौन बता सकता है, कमेंट करें। नरम दल, सॉरी गरम दल है। गरम दल के नेता के नाम, सबसे पहले तो गरम दल में आपके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जी, बिपिन चंद्र पाल जी थे। इसी को लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप में भी जाना जाता है। नरम दल में आपके गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यूसी बनर्जी शामिल थे। तो याद रखोगे क्या, गरम दल में अरविंद घोष का नाम भी आता है। किसमें, गरम दल में। तो याद रखना इन चार लोगों का नाम। नरम दल में कई नेता शामिल थे, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यूसी बनर्जी, न्यायमूर्ति रनाडे जी और सुब्रमण्यम अय्यर जी भी शामिल थे। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता कौन थे, तो आप क्या बोलोगे, तो आप कहेंगे आपके यहाँ पर सिद्धू और मुर्मू जी, सिद्धू मुर्मू जी। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में संथाल आदिवासियों द्वारा किया गया विद्रोह था। यह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। यह विद्रोह भूमि कर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस में दमन और आपके जमींदारों या साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह को सिद्धू और कान्हू नामक 2 संथालों ने अपने नेतृत्व में किया था। सिद्धू और कान्हू ने घोषणा की कि ठाकुर जी या भगवान ने उन्हें आदेश दिया है कि वे आजादी के लिए हथियार उठा लें अब, ठीक है ना। आगे आते हैं, आगे आपके नीनो दा कूना या इन्हीं को नूनो दा कूना ने भारत में पुर्तगाली सरकार, किसकी, पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन में कहां पर स्थानांतरित, कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। कहां, कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। भारत आए पुर्तगाली वायसराय नूनो दी कूना 1525 से लेकर 1538 ईस्वी, 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाए। कहा गया नूनो दी कूना ने आपके सैन थोमा या मद्रास हुगली बंगाल, मद्रास में है और हुगली बंगाल में, और दीव काठियावाड़ में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना। तो पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना कहां पर, मद्रास में, बंगाल में और काठियावाड़ में, ठीक है। पुर्तगाली भारत कब आए थे, तो आप कहेंगे 1498 ईस्वी में, ठीक है। वास्को डी गामा पहले आया था। तो पुर्तगाली वर्ष 1498 ईस्वी में, कब, 1498 में भारत आए, और अब भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज ही थे। 1498 में पुर्तगाली यूनानी वास्को डी गामा भारत आया। उसने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया और इसके पश्चात डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी व्यापारियों के रूप में भारत आए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बंगला गीत किसने गाया, तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला लिखा। इससे बंगला भाषा में लिखा गया यह गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना है, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था और
कौन है भारत का राष्ट्रगान? क्या है भारत का राष्ट्रगान? हाँ तो भाई, तो क्या बोलेंगे? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था? अरे इन्होंने ही लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसे 24 जनवरी 1950 संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? अलीगढ़ में। कहां पर बोलेंगे? अलीगढ़ में। ठीक है, आगे आते हैं और आगे आप सभी लोग अपना अपना उत्तर देने का प्रयास करना। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर देंगे। 1875 में कहा गया आपके मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में। कहां पर? अलीगढ़ में। वर्तमान में जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तौर पर जानते हैं, और उस आवासीय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना देश के महान समाज सुधारक सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था, जिसे मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता है। फिर 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। कब? 1920 में। ये भी प्रश्न अभी हो चुका है। निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? कल भी बताया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने रखी थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी। इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया गया। 5 प्रतीक क्या है, जरा देख लेते हैं। कहा गया सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त किया तथा सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब को ही अंतिम गुरु घोषित किया। इन्होंने सिख धर्म के अंतर्गत खालसा पंथ की स्थापना की। अपने शिष्यों को सैनिक कहा गया गणवेश को दीक्षित किया। इन्होंने अपने शिष्यों को 5 ककार अपनाने का आदेश दिया, जिनमें से 5 ककार क्या क्या थे? आप कहेंगे केस था, कंघा था, कच्छा था, कड़ा था और कृपाण था। ये हमारे भारतीय संविधान में भी इनके लिए छूट कृपाण के लिए दिया गया है, ठीक है ना। बट इसका प्रयोग केवल वो अपने मतलब धर्म के लिए ही करें, ये नहीं कि किसी को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाए। बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित कहा गया संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे अभिनव भारत के नाम से जाना गया। किस नाम से? अभिनव भारत के नाम से जाना गया। बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। अभिनव भारत समिति 1904 विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और आपके नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संगठन है। क्या है? गुप्त संगठन है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार बना? तो महालवाड़ी प्रणाली थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा गया महालवाड़ी प्रणाली अगर पूछ लिया जाए, मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है। महालवाड़ी प्रणाली की अवधारणा सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। किसने? हॉल्ट में। यही प्रश्न पूछा जाता है किसने किया था। ये भी जागीरदारी प्रणाली के अंतर्गत किसी भूमि से लगान प्राप्त करने और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य के अधिकारियों को दी जाती है। कहा गया जमींदारी प्रणाली को स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में भूमि का स्वामित्व उस पर काम करना होकर जमींदार का होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान ही भूमि का स्वामी होता है, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने शुरू किया था? कमेंट करें। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है ना। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जमींदारी प्रथा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया है, किसके सहयोग से इसे लाया गया? पता है? इसमें लॉर्ड लिख लेना, ठीक है। तो सर थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके? सर थॉमस मुनरो जी के द्वारा शुरू किया गया था रैयतवाड़ी, ठीक है, याद रखोगे। आगे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में, और मराठा अंग्रेजी भाषा में था, ये याद रखना है। 4 जनवरी 1881 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में था, ना कि मराठा भाषा में था। किसमें था? अरे केसरी मराठी भाषा में था, ना कि अंग्रेजी। और जो मराठा इनका था वो अंग्रेजी भाषा में था। किसमें? अंग्रेजी भाषा में। आगे आते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? 1906 में ढाका में। कहां पर?
बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश के ढाका से याद आता है शेख हसीना, है ना, शेख हसीना को क्या किया गया है, फांसी की सजा सुनाई गई। क्या की गई, फांसी की सजा सुनाई गई। ये करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे आते हैं, तो कब, 1906 में, ठीक है, कब आप कहोगे 1906 में। आगे आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ए इज राइट आंसर। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता नवाब वकार उल मुल्क कर रहे थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। तो आगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था, जिसमें आगा खां को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको, आगा खां को अध्यक्ष बनाया। इसी अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसे वर्ष 1905 में माल्य मिंटो सुधारों के तहत प्रदान किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया था। आगे आता है, अगला क्वेश्चन है कि कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व के रूप में जाना जाता है तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। अभी मैंने पूछा था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी, कमेंट करके बताओ। कृषक से एकत्र भू राजस्व या कृषक के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। यह मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू थी। तो किसने, तो आप कहेंगे आपके थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा, ठीक है ना, कैप्टन रीड, याद कर लो भाई, मुनरो और रीड के द्वारा। किसके द्वारा, रीड के द्वारा, ठीक है ना, रीड के द्वारा, याद करके रखेंगे। आगे, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाई जाती है। महल शब्द का शाब्दिक अर्थ जागीर अथवा गांव है। इस पद्धति में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक गांव के साथ स्थापित की गई, ना कि कृषक के साथ। इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर यह व्यवस्था मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब प्रांत। अभी आप उठाकर देखेंगे क्या ये प्रश्न यूपी आरओ में पूछा गया था क्या, ठीक है, और ये लगभग 30% भूभाग पर लागू थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, क्या कहते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना। तो आप कहेंगे आपके हाल्ट मैकेंजी ने इसे प्रस्तुत किया था, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। अभी जस्ट मैंने बताया था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई। इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता है। इस व्यवस्था का लगान 10/11 भाग सरकार तथा 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित किया गया। यह व्यवस्था बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी और गाजीपुर व आपके उत्तरी कर्नाटक में भारत के लगभग 19% भाग में लागू थी। पहला कितना था, तो 51%, फिर दूसरा आया तो आप कहेंगे 30% और ये आया 19%। टोटल कितना हो गया, आप कहेंगे 100%, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था स्थायी बंदोबस्त। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आ गया आपके 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, तो आप कहेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इसके साथ ही इन्होंने एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का भी, किसका, तत्वबोधिनी नाम से, तत्वबोधिनी का भी प्रकाशन किया। राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक तत्वबोधिनी सभा के सदस्य भी रहे। हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से तत्वबोधिनी सभा के सदस्य थे, तो आप कहेंगे राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक तत्व इसमें तत्वबोधिनी सभा के सदस्य रहे। तो आ गया 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी, तो बी आर अम्बेडकर जी ने। किसने किया, बी आर अम्बेडकर। 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत कहा गया बी आर अम्बेडकर ने की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य कहा गया दबे हुए वर्गों से संगठित कर सशक्त बनाना था। बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। किसका, संविधान का। आगे देखो, 1857 के समय मुगल शासक कौन था,
तो आप क्या बोलेंगे? बहादुर शाह द्वितीय था। क्या? बहादुर शाह द्वितीय। ज्यादा टाइम पास करने का टाइम नहीं है आप उनके पास, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। कम से कम 250 तक पहुंचे, क्योंकि 400 क्वेश्चन है और अभी हम लोग 200 तक कवर कर पा रहे हैं ना। ठीक है। कहा गया 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था, जो कि असफल रहा। उस दौरान मुगल बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपके कहा गया पाल्मस्टन थे। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा गदर विद्रोह पार्टी के स्थापना कहां पर हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। ठीक है। तो कहा गया भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना यूएसए के अमेरिका में। गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों की कहा गया आपके पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया था। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। यह पार्टी आपके हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकालती थी, जो आपकी अंग्रेजी, मराठी, उर्दू और पंजाबी में प्रकाशित होता था। इस पार्टी के महान नेताओं जैसे सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह, आपके कहा गया सराभा जी थे और लाला हरदयाल आदि थे। इन्हीं के कार्यों के ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को प्रेरित किया था। किसको? भगत सिंह को। आगे देखते हैं। कहा गया 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहां पर? तो बॉम्बे में होती है। इंपॉर्टेंट है। कब होती है? 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में। कहा गया इस मंडली की स्थापना आपके ददोबा पांडुरंग तथा रामचंद्र जयकर ने किया था। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयकर ने किया। यह एकश्वरवाद तथा विश्व बंधुता की अवधारणा पर आधारित थी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है, जो एक गांव या गांव के समूह के द्वारा वसूला जाता था या एकत्र किया जाता था। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महालवाड़ी प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राजस्व एक महाल से एकत्र किया जाता था, जो एक गांव या छोटे गांव का समूह होता था। इस व्यवस्था को ग्राम अथवा महाल के साथ रैयतवाड़ी की कुछ नीतियों को मिलाकर प्रारंभ किया गया था। इस पद्धति में जन्मदाता आपके हाल्ट मैकेंजी और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 30% था। वही बात जो अभी पढ़ा दी है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा गया 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा या ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? जेपी नारायण ने। किसने? जेपी नारायण ने। अब कुछ यहाँ पर ड्राफ्ट है या योजना के नाम है, इन्हें याद करेंगे। ये योजना ही जारी करता है। अब कौन कौन है? कहा गया सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण, जन योजना आपके एमएन राय, और बॉम्बे प्लान आपके 8 उद्योगपतियों द्वारा बंबई में, और गांधीवादी योजना श्री मन्ना नारायण या श्री मन्ना नारायण अग्रवाल जी ने किया था। ठीक है। तो ये योजनाएं भी आपसे पूछी जाती हैं, तो इनको भी याद करके आप लोग रखेंगे। आगे आते हैं। तब तक आप लोग सेशन को शेयर जरूर कर दें, लाइक वगैरह भी कर दें। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कहोगे दौड़ते भागते हुए लॉर्ड मैकाले ने किया था। ठीक है ना। यूपी होमगार्ड आपके 41,400 समथिंग वैकेंसी आ चुकी है, तो आप उसके लिए ऐसे प्रश्नों को याद करें। यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, हो सकता है रिपीट क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए। ठीक है ना। आ जाओ भाई। कहा गया 1834 में गठित भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने की। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत इसका गठन किया गया और इस आयोग में एक अध्यक्ष और कुल 4 सदस्य थे। वर्तमान में 23वें विधि आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक है और इसके अध्यक्ष आपके दिनेश महेश्वरी जी हैं। तो आपको कमेंट में इसको पिन करके याद करना है ना, मतलब आपको इनको याद करना है कि वर्तमान में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है। तो क्या बोलोगे? दिनेश महेश्वरी जी हैं। ठीक है। हाँ, आगे आते हैं। कहा गया भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्रता उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने? लॉर्ड इरविन ने।
कहा गया भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड इरविन ने की थी। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक था। इसी के समय साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कलकत्ता मद्रास भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान द्वारा स्थापित किया गया। तो आप कहेंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, देखेंगे। कहा गया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1785 बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इसके शासनकाल में हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको याद करने चाहिए। जैसे बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति 1772 में, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 के 80 से 84 के बीच में, कलकत्ता मद्रास की स्थापना 1781 में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या राजस्व बोर्ड की स्थापना तथा कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। किसके? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन में जो आपका उत्तर था वो तो बताया गया, उसके साथ साथ कुछ प्रमुख भी बताए गए हैं। तो इसे याद करना आपका कर्तव्य होना चाहिए और याद करें। और यही है आपकी क्या विधि तैयार करने की, मतलब आपको अच्छे से तैयार किया जा सके, पेपर में कुछ भी ना छूटे। तो आगे कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं किया गया था? तो एकला चले रे किया गया था, अमर सुनार बंगला, चित जे था, भय शून्य, कदम कदम बढ़ाया जाए ये नहीं किया गया था। कदम कदम बढ़ाया जा नामक रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं किया। इस गीत की रचना आपके बंशीधर शुक्ल ने किया और भारतीय सेना में कप्तान राम सिंह ने संगीतबद्ध किया था इसे। ठीक है, तो दोनों बातें इनमें याद करके रखनी है। अखिल भारतीय इस्लाम आंदोलन का गया आपके तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ? तो आप कहेंगे देवबंद आंदोलन से। ठीक है, तो आगे एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ। इसके तहत रुमाल पर गुप्त संदेश लिखकर भेजा जाता था जिससे अंग्रेजी फौज को आंदोलन के तहत जाने वाली गतिविधियों की खबर ना लग सके। ठीक है ना। कहा गया दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला 1866 या 1866 में हाजी आबिद हुसैन व कहा गया मौलाना कासिम कहा गया आपके ननौतवी द्वारा रखी गई थी। देवबंद आपके बहावी विचारधारा, इस्लामी शिक्षा, दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण या संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो याद करके रखो भाई। आगे आते हैं। अभी इस क्लास में जैसा कि मैंने कहा 250 तक चलने का प्रयास करेंगे क्योंकि क्लास लंबी भी हो रही है और काफी रात भी हो चुकी है ना। चलो अभी आपका 3:56 हो रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया है महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप कहेंगे किसारी मोहन गांगुली। क्या? किसारी मोहन गांगुली। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय किसारी मोहन गांगुली जी थे, याद कर लीजिएगा। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? बताएंगे तो आप क्या कहेंगे? गुरु हर राय ने। किसको? गुरु हर राय ने। ठीक है, तो आगे 17वीं सदी में सिख गुरु हर राय ने दारा सिखों को पनाह दी थी। दारा सिखो शाहजहां का बड़ा बेटा था। इसका दारा सिखो शाहजहां का बड़ा बेटा, औरंगजेब का बड़ा भाई, और गुरु हर राय का कहना था कि दारा सिखो मुसीबत में था और एक सच्चा सिख होने के नाते उनकी मदद की गई थी। ठीक है, उनकी मदद की, लेकिन बाद में हर राय को औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया था। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू की गई थी? दादा भाई नौरोजी जी नहीं थे, बाकी आपके अमरेंद्र चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष और सूर्य सेन जी थे। युगांतर पार्टी स्वतंत्रता के सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था। अनुशीलन समिति के साथ मतभेद के कारण 1906 में युगांतर पार्टी की स्थापना हुई। अरविंद घोष, वारिंद घोष, अमरेंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, भूपेंद्र नाथ आदि इस पार्टी के सदस्य थे। आगे राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया? तो बंगाल में।
कब? 1946 से 47 के बीच में। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में किसान सभा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का किसान मोर्चा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुसार लगान की दर घटाकर 1/3 के लिए संघर्ष किया। यह आंदोलन आपके जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता आपके कप्पा राम सिंह एवं भवन सिंह थे। ये दोनों नाम याद करने हैं। यह बंगाल के 28 में से 15 जिलों में फैला, विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुंदरवन क्षेत्रों में किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन के लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया और इसे खेतिहर मजदूरों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त था। कहा गया निम्नलिखित में से भारत के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? तो आप कहेंगे पैट्रिक लॉरेंस भी थे, आपके स्टीफोर्ड क्रिप्स भी थे और एवी अलेक्जेंडर थे। तो ए आप कहेंगे, पी, क्यू और आर सभी सही थे। ठीक है, आगे आते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया और इसके सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आपके लॉर्ड पैथिक और लॉरेंस थे तथा अलेक्जेंडर भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी शामिल थे। आगे आते हैं। तो आगे निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? किस दिन? तो आप कहेंगे 17 अक्टूबर। कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। भारत में कहा गया, भारत में मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा चलाया गया ये एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेष ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 1924 में मुस्तफा कमाल के खलीफा पद के समाप्त किए जाने के बाद यह अपने आप समाप्त हो गया। आगे, इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे जो के रूप में भी लोकप्रिय है। अब किस रूप में? तो आप कहेंगे लाल किला मुकदमे के रूप से भी जाना जाता है। 1946 में हुआ था, 1945 और 1946 में। ठीक है, 1945 और 46 में लाल किला, इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे जो लाल किला के रूप में भी लोकप्रिय है। 1945-46 में INA के कई अधिकारियों द्वारा मुकदमा चलाया गया, जिसमें कांग्रेस द्वारा आजाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया। जिसमें कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन तथा मेजर आपके कागज शहनवाज खां द्वारा संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे, अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? तो देख सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, 26 जनवरी 1930 को। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया और इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प लिया गया और उसी वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, कहा गया किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज के खिलाफ मदद लेने गए थे? किस देश से? तो आप कहेंगे जर्मनी से। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। जर्मन मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान की भी सहायता ली और उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का भी गठन किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था, बताएंगे कमेंट करके। कौन कौन बता सकता है? 1943 में आजाद हिंद फौज में, ठीक है, पुनर्गठन किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज तो पहले से भी थे। आगे, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में? तो आप सेंट्रल असेंबली बम कांड मामले में, ठीक है ना।
इसमें बम कांड में, जो 1929 में विधानसभा में, विधान मंडल में एक विधेयक के विरोध में बम फेंके और वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि पर्चे बांटते हुए आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है ना? ये नहीं था कि हम बम फेंक रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे थे, बहरों, क्या हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंचती है, कि हमारे मुद्दों को आपके कानों पर सुनाई नहीं देता है, इसलिए हमने बम फेंका था। ठीक है ना? यहाँ ये नहीं कि वहां से भगत सिंह भाग गए थे, बिल्कुल नहीं गए थे। उनसे तटस्थता के साथ बात किए। भगत सिंह एवं उनके मित्रों को सेंट्रल असेंबली बम कांड के मामले में गिरफ्तार और 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, किसको, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, और बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी और उनके खिलाफ 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज आपके लियोनार्ड कहा गया आपके मिडलटन की अदालत में चला, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है ना? किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। आगे आते हैं। कहा गया भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? कहा गया आपके जिम्मरमैन योजना के तहत। जिम्मरमैन, तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति 1915 में आपके जिम्मरमैन योजना के तहत स्थापित की गई थी। इसका आयोजन आपके वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ, लाला हरदयाल और जर्मन विदेशी मामले के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? विदेशी। ठीक है, आगे आते हैं। चलिएगा, सहयोग से किया गया था। ओके, जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संचालित करने हेतु प्रेरित करना था, हथियारों की पूर्ति सुनिश्चित करना तथा किसी भी तरह भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना था। तो आगे अगला आता है आपका, इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? तो सूर्यसेन जी को। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1930 में चटगांव शस्त्रागार में छापेमारी की थी और वहां से हथियार और गोला बारूद को लूट लिया था। किसने? सूरसेन जी ने। ठीक है ना? सूरसेन जी ने। तो कहा गया सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें भूदान आंदोलन की नींव भी रखी थी। तो कौन थे? तो आप कहेंगे विनोबा भावे जी। कहाँ पर है? ये हम। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 1940 में, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा 1940 में शुरू किया। प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया। दूसरे सत्याग्रही के रूप में आप कहेंगे किसको? तो आपके जवाहरलाल नेहरू। और भूदान आंदोलन 1951 में किसके नेतृत्व में? विनोबा भावे के नेतृत्व में शुरू किया गया। एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसके तहत भूमि का कहा गया पुनर्विवरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं बल्कि आंदोलनों के माध्यम से किया जाने लगा। इसका एक अन्य उद्देश्य आपके अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना भी था। आगे आते हैं। कहा गया दिए गए विकल्पों में से भारत के लिए 1946 के 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? तो आप कहेंगे आपके जॉन बैप्टिस्टा नहीं था, है ना? लॉर्ड लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तो थे ही ना, लेकिन यहाँ पर जॉन आपके बैप्टिस्टा नहीं था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन तीन सदस्य सर थॉमस पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। संविधान निर्माण के तरीकों पर आम सहमत के लिए ब्रिटिश भारत के चुने प्रतिनिधियों और भारतीय राज्यों से बातचीत करना, संविधान निर्माती सभा का गठन करना और देश के मुख्य दलों की मदद से कार्यकारिणी परिषद का गठन करना इनका मुख्य उद्देश्य था। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपके समक्ष कुछ इस तरह से रखा जा रहा है। कहा गया अगला प्रश्न है कि निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? तो कौन थे? चौधरी रहमत अली। 1932 से लेकर 1935 के बीच एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में पढ़ने वाले
चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया था। दक्षिण भारत, किसकी बात, दक्षिण भारत, हाँ और भाई कहा गया दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस रूप में मोपला विद्रोह शुरू हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। तो दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में, कहां पर, मालाबार क्षेत्र में, और भाई कहा गया मालाबार क्षेत्र में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ और इसके नेतृत्व करता अली आपके मुस्लियार खां थे। कौन, अली मुस्लियार खां थे। भारत के केरल राज्य में मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों एवं कहा गया आपके बिरतनियों के विरुद्ध किया गया विद्रोह मोपला विद्रोह कहलाता है। मोपला विद्रोह इसलिए सांप्रदायिक हो गया क्योंकि केरल के मालाबार तट पर 1836 से लेकर 1922 तक सभी जमींदार या भूस्वामी हिंदू थे और अधिकांश काश्तकार मुस्लिम थे, जिन्हें मोपला कहा जाता था। मोपला लोग केरल में मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी और कहा गया मलयाली मुसलमान भी थे। क्या थे, मलयाली मुसलमान भी थे। आगे देखेंगे, कहा गया 1961 में गोवा, दमन और द्वीप के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने नामक योजना अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। तो ऑपरेशन विजय के अंतर्गत, किसके द्वारा, ऑपरेशन विजय के अंतर्गत। कहा गया 1961 में गोवा, दमन व द्वीप पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। 19 दिसंबर देश के इतिहास में वह तारीख है जिस दिन भारतीय सेना गोवा, दमन द्वीप को करीब 450 साल के बाद पुर्तगाली साम्राज्य से आजाद कराया था, क्योंकि 1510 में ले लिया था बीजापुर के सुल्तान से। कब, 1510 में। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चले इस युद्ध में 19 दिसंबर को भारत ने गोवा को आजाद कराया। तो 19 दिसंबर को गोवा में किस नाम से जाना जाता है या किस लिए जाना जाता है, बताएं। गोवा मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है 19 दिसंबर को। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार को मान्यता का वादा किया था। तो किसने, अगस्त आफर ने। किसने, अगस्त, 8 अगस्त 1940 को आता है। ब्रिटिश सरकार ने वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, किसके, लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। 1940 में प्रस्ताव, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए वायसराय के कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को क्या किया गया, आइए, अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों को मान्यता देने का वादा किया गया। अगस्त प्रस्ताव में कुछ और भी बातें थी। कौन कौन सी बातें थी, तो आप देखेंगे। कहा गया भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेट का मुख्य लक्ष्य रखा गया, जो कि अब लोग नहीं मान रहे थे। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना एवं वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करना था, जो अब नहीं माना जाएगा। युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। ओके, आगे देखेंगे। आगे अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी भी संस्था को नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो, ठीक है ना, सशक्त मत हो। आगे आते हैं। कहा गया जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, 1935 में, ठीक है। तो आप कहेंगे भारत सरकार द्वारा 1935 जब अधिनियमित किया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन था। लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से लेकर 36 तक रहा। इसी के समय में ही
गोलमेज सम्मेलन 1931, तटीय गोलमेज सम्मेलन 1932 से संपन्न हुआ। तटीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो ये आपके 230 क्वेश्चन तक आज कराते हैं, ठीक है ना। और अब लेट बहुत हो रहा है और आगे वाली क्लास आपकी कंटिन्यू अगली क्लास में दिया जाएगा, क्योंकि 400 क्वेश्चन है और हम आपको जैसा कि वादा किए हैं तो पूरी की पूरी क्लास देंगे। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लें, क्योंकि लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के ऊपर की क्लास हो चुकी है। तो 230 तक क्वेश्चन इसमें है और अब बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो अगली क्लास में हम आपको पूर्ण रूपेण दे देंगे। तो आप सभी लोग भारतीय संविधान और आपके आधुनिक भारत के इतिहास को जरूर पढ़ें। यूपीएसआई 2025 के लिए, यूपीपी 2025 के लिए और यूपी होमगार्ड 2025 के लिए भाई कमर कस लीजिएगा और आप सभी लोग अपना अपना फॉर्म भी डाल दीजिएगा यूपी होमगार्ड का। अगर आपने ओटीआर अभी तक नहीं भरा है तो जाकर के आप कैफे जाएं या अपने फोन से भी भर सकते हैं और या अपने नजदीकी कैफे जाकर वहां से भी भरा सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया से ध्यान से भरिएगा, क्या क्या चीजें मांगी गई उनका भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखो। थैंक यू।